जय हिंद सभी को। स्वास्थ्य एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके लिए खुशखबरी 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 धमाका। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रतियोगी बोर्ड या विभाग के द्वारा होमगार्ड के पदों पर बम्पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। आप साइट पर जाकर भर सकते हैं और टोटल वैकेंसीज रिक्त पदों की विशाल भर्ती, रिक्त पदों पर विशाल संख्या है। कुल संख्या है 41,424, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई भी दे रहा है। आज इसके बारे में हम आपको कुछ बता देते हैं कि कैसे आपको क्या करना है। देखिए, वर्तमान में प्रतिदिन ड्यूटी पर उपस्थित करने पर 600 रुपये ड्यूटी भत्ता आपको प्राप्त होता है राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दे महंगाई भत्ते के द्वारा। अब की बार क्या है, अभी तक जो उत्तर प्रदेश भर्ती निकलती थी आरक्षी के लिए, वो निकलती थी पूरे के पूरे प्रदेश में एक। लेकिन जैसे पुराने समय में होता है, अब की बार इन्होंने होमगार्ड्स की जो भर्तियां निकाली हैं वे डिस्ट्रिक्ट वाइज निकाली हैं। किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी भर्ती हैं, चलिए पहले आपको थोड़ा सा एक बार उसकी जानकारी दे देते हैं कि इसमें कितनी है। आगरा में 495 अनारक्षित है, अनुसूचित 258, अनुसूचित जनजाति 24, अन्य पिछड़ा वर्ग 332, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 123, टोटल 1232। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग में है। फिरोजाबाद में 484, मैनपुरी में 383, मथुरा में 489, अलीगढ़ 853, एटा, हाथरस, कासगंज, ऐसे ही सारे डिस्ट्रिक्ट आपके पास हैं। उसमें ये यहाँ पर आपको मेरठ गाजियाबाद ऐसे आपको दी गई है। मेरठ में कितनी है, 688, गाजियाबाद 102, बुलंदशहर बागपत 218, हापुड़ 268, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर में 563, संभल में 560। इस प्रकार से सभी यहाँ पर आपको जो है लिस्ट में दी गई हैं किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी भर्ती है। टोटल वैकेंसीज हैं आपके पास, टोटल वैकेंसीज है 41,424, जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज है। अब इन्होंने अब की बार क्या किया है, हम थोड़ा इसके बारे में आपको बता देते हैं। इन्होंने अब की बार जो आपके सामने किया है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही आपको एनरोलमेंट डालना है। होमगार्ड्स के एनरोलमेंट हेतु जनपदवार पदों के सापेक्ष छेदित आरक्षण। आरक्षण की संख्या दी गई है, कितनी रिक्तियों के लिए कितने आरक्षण है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए आरक्षित 2%, भूतपूर्व सैनिक 5% और महिला 20%। सबसे ज़्यादा भर्ती शायद आगरा में ही है, आगरा से अधिक किसी में भर्ती नहीं है। ये देखिए आगरा में यहाँ कितनी भर्ती है, आगरा में कुल मिलाकर 1,232। ठीक है, इसी प्रकार और भी वैकेंसीज आपको दी गई हैं पूरे आपके यहाँ पर जो भी 75 जिले हैं, 75 जिलों की वैकेंसी। कानपुर नगर में देखिए, कानपुर नगर में 1,947। ये आगरा को भी पीछे छोड़ दिया है इन्होंने यहाँ पर। उसके बाद क्या है, ऐसे ही भर्तियाँ दी गई। परीक्षा के पूर्व, जैसे हम आपको कुछ बता देते हैं महत्वपूर्ण, परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। ये हर नोटिफिकेशन में होता है। होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। अर्थात जिस जनपद में आप एनरोलमेंट कर रहे हैं, अर्थात जिस जनपद से आप फॉर्म डाल रहे हैं, आप उसी जनपद के निवासी हो। जैसे कि कोई मिर्जापुर का निवासी है तो वो मिर्जापुर से डालेगा, भदोही का निवासी है भदोही से, सोनभद्र का सोनभद्र से, प्रयागराज का प्रयागराज से, और फतेहपुर का फतेहपुर से, इसी प्रकार जौनपुर का जौनपुर से, चंदौली का चंदौली से। ठीक है, इन्होंने नीचे टिप्पणी करके दी हुई है कि उपरोक्त बिंदु या उपयुक्त बिंदु, उक्त बिंदु 2.2 कौन सा है, 2.2 ये है के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1846 95/2025 8 प्रकीर्ण 2012 दिनांक 16/11/2025 के अनुसार जनपद के मूल निवास प्रमाण पत्र के अतिरिक्त जनपद का डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। अर्थात आपको मूल निवास की इसमें आवश्यकता पड़ने वाली है। फॉर्म भरने से पहले आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। इसमें एक बात और दी गई है, संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा, किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति। यहाँ पर ये जो आपको दिया गया है, ये जो एक आपको दिया गया है सब पदच्युत, इसका मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति डिसमिस कर दिया गया है, पद से निकाल दिया गया है, तो वो इसमें एनरोलमेंट का पात्र नहीं होगा। होमगार्ड के एनरोलमेंट के लिए पुरुष महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां हो, अर्थात मोर देन वन वाइफ इज द लाइव, अर्थात जिंदा है, एक से अधिक पत्नियां। आगे चलिए, आगे क्या दिया गया है, देखिए जरा आगे क्या दिया गया है आपको।
ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है, जो तिथि आपकी दी गई है वो दी गई है 18/11/25, अर्थात 18 तारीख से ये आपकी वैकेंसी शुरू हो गई है फॉर्म भरने की, और 17/12 अंतिम तिथि है। आवेदन शुल्क जमा करने की प्रथम तिथि 18/11 और अंतिम तिथि 17/12, लेकिन जमा किए हुए शुल्क के समायोजन की तिथि, यदि आपने 17/12/2025 रात 12 बजे तक अपना शुल्क जमा कर दिया है तो उनके लिए 20/12/2025 अंतिम तारीख है। अब की बार इन्होंने क्या किया है, उत्तर प्रदेश भर्ती प्रौद्योगिकी बोर्ड द्वारा, विभाग द्वारा एक बात इन्होंने तय की है कि सभी जो भी अभ्यर्थी हैं वे अपना OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, कराना उनके लिए अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि OTR से क्या होता है कि बाद में आपको परेशानी ना हो, इसलिए OTR करना जरूरी है। आवेदन शुल्क क्या है, सामान्य EWS अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 300 रुपये है। एनरोलमेंट के लिए आवश्यक अभ्यर्थी क्या होगा, भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी या भारत के स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, ये सारी अर्हता है, ये आपको एक बार पढ़ लेनी चाहिए, इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है। शैक्षिक अर्हता, शैक्षिक अर्हता में है कि अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता भारत के विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। ये देखिए कितनी कम एजुकेशन पे आपको ये भर्तियां मिल रही हैं, केवल 10वीं पास इसमें होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल के समकक्ष, समकक्ष का मतलब है हाई स्कूल के समकक्ष मान्यता प्राप्त विभिन्न परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को इस निमित्त हाई स्कूल के समकक्ष स्वीकार किया जाएगा। हाई स्कूल के समकक्ष स्वीकार किया जाएगा, अर्थात इनका कहना यह है कि जरूरी नहीं है कि आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से ही आप पास हों, आप सेंट्रल बोर्ड से भी हो सकते हैं, CBSE बोर्ड से भी हो सकते हैं, अदर स्टेट के बोर्ड से भी हो सकते हैं, परंतु आप उत्तर प्रदेश के निवासी होना आपको आवश्यक है। आवेदन करते समय अभ्यर्थी अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी होगी, अर्थात अंतिम तिथि 17/12/2025 है, जब तक आपको 10वीं कक्षा को उत्तीर्ण कर लेना चाहिए और आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अन्यथा 10वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थी अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। जो अब की बार फरवरी में देना सोच रहे हैं वो इसमें शामिल नहीं हो सकते। इन्होंने एक टिप्पणी भी करके दी है, ये टिप्पणी महत्वपूर्ण है, आप इसको देखकर पढ़ सकते हैं। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेख साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा, अर्थात इन्होंने पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी के ऊपर सौंप दी है कि जो भी आप उसमें इंफॉर्मेशन डालोगे उसको सच साबित करने का पूरा दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रौद्योगिकी बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। ठीक, इन्होंने बोर्ड को ही सारी की सारी वो सौंप दिए। अब अधिमानी अर्हताएं क्या होती है, अधिमानी अर्हताएं ऐसी होती है प्रीफ्रेंस, अर्थात जो व्यक्ति उसमें भर्ती में शामिल होगा, किस व्यक्ति को या किस कैंडिडेट्स को उनको प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। जिसके पास C प्रमाण पत्र है, किसका, NCC प्रमाण धारक, C वाले को 3 अंक मिलेगा, B प्रमाण धारक को 2 अंक और A प्रमाण पत्र धारक को 1 अंक मिलेगा। उसके बाद क्या इन्होंने बताया कि भारत के स्काउट, अब की बार स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र धारक को भी 1 अंक इन्होंने यहाँ दिया है। ये चारों के आपको अंक दिए गए, C प्रमाण पत्र वाले को 3 अंक, B वाले को 2 अंक, A वाले को 1 अंक। उसके बाद चलिए देखिए क्या कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि आयु सीमा कितनी होगी। होमगार्ड्स के एनरोलमेंट हेतु महिला एवं पुरुष सामान्य श्रेणी में क्या होगा, सामान्य श्रेणी में होगा आपका 1/7/95 से बाद के भर्ती हो और 1/7/2007 से पहले के भर्ती हो। यह है EWS अर्थात जनरल कैटेगरी और EWS। उसके बाद क्या है, अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु की 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है, अर्थात 1/7/1990 से 1/7/2007 तक। अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए अधिकतम 5 वर्ष की छूट 1/7/1990 से 1/7/2007 तक। जो OBC है, OBC को भी 5 वर्ष की छूट है, अर्थात 1/7/1990 से 1/7/2007 तक। जो उत्तर प्रदेश राज्य के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी को सेना में की गई सेवा की अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर अधिकतम आयु हेतु 3 वर्ष की छूट अनुमन्य है, अर्थात 1/7/2025 को 33 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो, ये इन्होंने इसमें दे दिया है। उसके बाद चलिए उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं। अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह होमगार्ड के एनरोलमेंट हेतु सभी प्रकार उपयुक्त हो, नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा, अर्थात उन्होंने जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो अपने आप देना होगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं, लिखित परीक्षा, कैसी लिखित परीक्षा होगी। उसके अनुसार इस लिखित परीक्षा में निम्न विषय का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार प्रश्न पत्र होगा, जिसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होगी,
कुल अंक 100 होंगे और समय 2 घंटे होगा। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। लिखित परीक्षा में ये ध्यान देने योग्य बात है कि लिखित परीक्षा में क्या कह रहा है, लिखित परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे, अर्थात जिनके 100 में से 25 नंबर नहीं आएंगे उनको किसी भी श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। अर्थात यहां पर आप क्या कह सकते हैं, मिनिमम जो मार्क्स हैं, मिनिमम मार्क्स जो है 25 नंबर होने चाहिए। कितने में से, 25/100, अर्थात 100 में से कम 25 होने आपके चाहिए। ठीक है। उसके बाद किसी भी जनपद के अभ्यर्थियों की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक एक अल्पारी में अथवा एक से अधिक पारी में कराई जा सकती है, जैसा कि अभी तक करते आए हैं। एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा OMR पर लानी गई, अर्थात OMR सीट पर आपकी परीक्षा होगी, संपन्न कराई जाएगी। पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। आगे जो दिया गया है उसमें है लिखित परीक्षा 2 घंटे की, आपको बता दिया है। OMR पत्रक पर होगी, ये भी आपको बता दिया है। उसके बाद चलिए, उसके बाद क्या है, 4 विकल्प होंगे, अर्थात वैकल्पिक टाइप होगी। उसमें वाइटर रबर ब्लेड का प्रयोग वर्जित होगा। मार्किंग रेखा धब्बा बना पाना उचित नहीं है, विकल्प गोले पर पूरा करना होगा। एक से अधिक विकल्प होते हैं, ऐसे एक सही एक ही विकल्प का उत्तर दे, अंकित करने पर अभ्यर्थी उस फंड के लिए निर्धारित अंक प्रदान किए जाएंगे। मूल प्रति, किसकी OMR की मूल प्रति अपने साथ लेकर जाने का उसका समर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी OMR सीट की मूल प्रति ले जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त समझा जाएगा। ये सब है किसी जनपद के अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के एक से अधिक पालियों में। ये देखें यहाँ पे प्रसामान्यीकरण अर्थात नॉर्मलाइजेशन होगा यदि किसी भी जिले में एक से अधिक दिनांक में परीक्षा उत्तीर्ण या परीक्षा कराई जाती है। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, औपबंधिक श्रेष्ठता सूची। अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत 3.7 में अंकित अधिमानी अर्हताओं के आधार पर प्राप्त अंकों को जोड़ने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों की जिलावार सूची श्रेष्ठता क्रम में तैयार की जाएगी। अब शारीरिक, ये पॉइंट नंबर 5 आपके पढ़ने योग्य है। अभिलेखों की संविदा एवं शारीरिक मानक परीक्षा। इसमें क्या है, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष हैं, जिला पुलिस प्रभारी सदस्य हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित कोई चिकित्सा अधिकारी सदस्य हैं। अभिलेखों की समीक्षा। अभिलेखों की समीक्षा में अभ्यर्थियों को पात्रता आयु, अभ्यर्थियों द्वारा अपनी आरक्षण श्रेणी, लंबत और क्षेत्रीय के दावे की पुष्टि करने वाले अभिलेख लिए प्रमाण पत्र अनिवार्य और अधिमानी अर्हता आदि के संबंध में सुसंगत का मतलब सही प्रकार से अभिलेखों के साथ अभिलेखों की संविदा शारीरिक मानक परीक्षण दल के समक्ष उनके अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा, जिसके संबंध में ये आपकी वेबसाइट दी गई है, उत्तर प्रदेश भर्ती प्रबंधन बोर्ड, प्रोविंशियल बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट .in। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि अधिमानी अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्रों की पुष्टि न होने पर इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख अभ्यर्थियों की पत्रावली में किया जाएगा। यह पढ़ने योग्य है आपके। शारीरिक मानक परीक्षण में क्या है, न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए यह किसके लिए है, सामान्य अर्थात जनरल, OBC और EWS। और जो अनुसूचित जनजाति अर्थात SC ST जो है उनकी होनी चाहिए 160, SC ST 160 सेंटीमीटर। कुछ समझ आई बात। सीना कितना होना चाहिए, सीना आपका 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाकर यह होना चाहिए। और अनुसूचित जनजातियों के लिए ये मापक है 77 सेंटीमीटर और 5 जोड़ने पर 82 सेंटीमीटर ये मानक आपका रखा गया है। फुलाव न्यूनतम 5 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, अन्यथा उसको नहीं समझा जाएगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक नियमित है, उनकी ऊंचाई होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, कितनी 152 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजातियों के लिए महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर। ठीक है। और उनका न्यूनतम वजन महिलाओं के लिए यहां पर वजन किया गया है, उनका वेट कितना होना चाहिए, वेट मिनिमम होना चाहिए 40 kg, अर्थात 40 किलोग्राम वेट कम से कम उनका होना चाहिए। अभिलेखों की समीक्षा। शारीरिक मानक परीक्षण में जनपदवार सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो अहरकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में अहर होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए, पुरुष के लिए कितना है, मेल के लिए है 4.8 किलोमीटर की रेस होगी, कितने मिनट में, 28 मिनट में। ठीक। और महिलाओं के लिए
फीमेल के लिए क्या दिया है, 2.4 किलोमीटर दी गई है, कितनी मिनट में, 16 मिनट में। अब आई बात आपकी समझ में। आवश्यक है वे अभ्यर्थी जो वित्त समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं कर सकते हैं, एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे, उसी स्तर पर एनरोलमेंट की चयन प्रक्रिया से बाहर किए जा सकते हैं या किए जाएंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, ये सब हो जाने के बाद एनरोलमेंट हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची जनपदवार सफल अभ्यर्थियों की सूची उनके जनपद में दे दी जाएगी। ठीक है, आगे चलिए, आगे ये क्या कह रहा है, यहां आपको ये देखना है, इसमें कुछ नहीं है। ये आपका दिया गया लंबवत आरक्षण। लंबवत आरक्षण के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। अनुसूचित जाति के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के तहत जाति प्रमाण पत्र प्रारूप नंबर 1 दिया गया है, जो जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सीजी मजिस्ट्रेट या उप जिलाधिकारी, तहसीलदार से निर्गत होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए भी यही है, प्रारूप संख्या 1 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप संख्या 2 है, नीचे दी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रारूप नंबर 4 आपका दिया गया है। कौन सा दिया गया है, देखिए जरा। क्षैतिज आरक्षण के लिए स्वतंत्रता सेनानी को क्षैतिज आरक्षण मिलता है, डीएफएफ का प्रमाण पत्र प्रारूप नंबर 3 जो जिलाधिकारी से हो मान्य है। जो भूतपूर्व सैनिक है, यूनिक डिस्चार्ज प्रमाण पत्र सक्षम सैन्य अधिकारी यूनिट प्रभारी के द्वारा। और जो महिला है, महिलाओं के लिए इसमें यहाँ पर कोई नहीं दिया गया है। शासनादेश संख्या 18/1/95 का भाग 2 99 दिनांकित 26/2/99, शासनादेश संख्या 18/1/99 का कॉलम नंबर 2 2006 दिनांक 9/1/2007 यथा संशोधित कार्मिक अनुभाग के शासन संख्या 39 रिस्ट ओब्लिक का कॉलम नंबर 2 2019 दिनांक 26/6/2019 में विविध व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर एक टिप्पणी दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या, निर्धारित आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में ऐसे अभ्यर्थियों जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में आने के कारण आयु सीमा में छूट की पात्रता है, उन्हें केवल उसी श्रेणी के आधार पर आयु सीमा में छूट दी जाएगी जिसमें उन्हें आयु सीमा में अधिकतम छूट अनुमान्यता होगी। अर्थात जिसमें भी उनका सटीक सिंपल सही तरीके से बैठेगा उसी में उनको छूट दी जाएगी। नेक्स्ट पेज पर चलिए। ये क्या है, विभिन्न आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों की समय सीमा तिथि। यहाँ पर प्रमाण पत्रों की समय सीमा दी गई है, दिनांक 17 दिसंबर 2014 के अनुरूप होना चाहिए। प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो, परंतु आवेदक के द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अवश्य निर्गत होना चाहिए। प्रमाण पत्र है किसका, अनुसूचित जाति का, ये अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र है। आवेदन अंतिम तिथि तक निर्धारित होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र संख्या ये 1/4/2025 के बाद का हो। ये देखिए यहाँ पर इन दोनों पर ये लागू नहीं है, लेकिन ओबीसी पर लागू कर दिया गया है। क्या लागू कर दिया गया, 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए, जबकि SC/ST पर यह नियम लागू नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी यही सीमा लागू है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद इन्होंने दिया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि का तो मूल निवास प्रमाण पत्र, वो भी किसी भी अंतिम तिथि तक होना चाहिए। तो ये आपका पुराना भी चल जाएगा, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप इसको भी नया ही बनवाइएगा। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आरक्षित है, जिनकी 9 कैटेगरी दी गई है। वीर ज्योति को प्राप्त हो, नजरबंदी विचाराधीन के ऐसे हो, भूतपूर्व सैनिक के लिए। आगे इसमें अब कुछ नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के लिए दावे के निर्गत की गई जाती है वगैरह है। OTR, अब OTR पे हम थोड़ा सा बता देते हैं। OTR अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण सभी चरण अनिवार्य है। सर्वप्रथम अवधि उत्तर प्रदेश में ये वेबसाइट लिंक पर जाकर कर सकते हैं। अभ्यर्थी को प्रथम बार अपना OTR पर पंजीकरण कराना आवश्यक है, जिसमें यूनिक्यूल ईमेल आईडी, अर्थात आप ध्यान रखिए जो आप ईमेल आईडी उसमें डालेंगे वो आपकी सुचारू रूप से चालू होनी चाहिए। यूनिक मोबाइल नंबर, उसमें मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। उस मोबाइल को आपको बंद नहीं गए, भविष्य में जो भी आपसे कम्युनिकेशन किया जाएगा, संचार की जो भी सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई जाएगी, वो आपकी ईमेल आईडी आप नंबर पर ही कराई जाएगी। सत्तावन है तो आपका डिजी लॉकर अकाउंट होना चाहिए। क्या, डिजी लॉकर अकाउंट होना चाहिए, ये आपको खोलना पड़ेगा। सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थी व्यक्तिगत विवरणों को भरेगा। पंजीकरण के आखिरी चरण में अभ्यर्थी पासवर्ड बनाएगा, कैप्चा के जरिए पंजीकरण की कार्रवाई पूरी करेगा। जो भी आप पासवर्ड बनाएंगे उस पासवर्ड को आप कहीं पर लिख कर रख लेना, क्योंकि यदि भूल गए तो परेशानी हो जाएगी आपको बाद में, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद क्या दिया है, एनरोलमेंट हेतु ऑनलाइन आवेदन अकाउंट आईडी पासवर्ड के आधार पर अथवा डिजी लॉकर पर आप कहीं पर भी कर सकते हैं। फोटोग्राफ में बड़ी परेशानी होती है, जरा इसको देखिए। फोटोग्राफ में क्या दी गई है, लाइव फोटो ली जाएगी।
अर्थात अब की बार रियल टाइम फोटो ली जाएगी, पहले से आप फोटो खिंचाकर नहीं रख सकते हैं। फोटोग्राफ हेतु वेब कैमरा अन्य कोई उपकरण जो आवेदन पत्र भरने के दौरान रियल टाइम फोटोग्राफ ले सके। जब आप आवेदन पत्र भरोगे तभी आपको फोटो ऑनलाइन आपको देना होगा। रियल टाइम फोटोग्राफ अपलोड के दौरान यदि अभ्यर्थी टोपी पहनकर फोटोग्राफ अपलोड करेगा तो फोटो स्वीकार नहीं किया जाएगा। अर्थात ये ध्यान रखा है कि सर पर टोपी नहीं होने चाहिए, दोनों कान आपके दिखने चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आंखें सीधी होनी चाहिए, आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, चेहरा और मुंह बिल्कुल आपका सही तरीके से होना चाहिए। रियल टाइम फोटोग्राफ के दौरान अभ्यर्थी का चेहरा अन्य किसी भी चीज से ढका हुआ नहीं होना चाहिए, अर्थात मास्क, बाल, कपड़ा, छाया, आभूषण इत्यादि से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी कैसे जिनके द्वारा आंखों पर चश्मा धारण किया गया, उन अभ्यर्थियों को फोटोग्राफ लेते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि रियल टाइम फोटोग्राफ पर चश्मा के ऊपर कोई प्रतिबिंब रोशनी न पड़े, अर्थात अभ्यर्थी की आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। रियल टाइम फोटोग्राफ ब्लर धुंधली नहीं होनी चाहिए। रियल टाइम फोटोग्राफ पर अत्यधिक चमक नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? सारी दे दी है अब की बार इन्होंने, हर चीज प्रकार स्पष्ट करके कही हुई है। आप जरा ध्यान देंगे इन बातों पर। रियल टाइम फोटोग्राफ अपलोड करते समय अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की वर्दी को धारित नहीं करेंगे। धारित वर्दी की दशा में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। किसी भी चरण में भाग लेते समय अभ्यर्थी को कोई वर्दी धारित नहीं करनी है, अर्थात यदि वह कहीं कार्यरत है तो उसको वर्दी धारण नहीं करनी है। फोटोग्राफ का आधार फोटोग्राफ से मैच नहीं होता तो अभ्यर्थी को इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में घोषणा भरना अनिवार्य है। ये आपको कार्य करना होगा। यदि आवेदक द्वारा आधार नहीं दिया गया है तथा किसी अन्य निर्धारित सरकारी पहचान पत्र के माध्यम से आवेदन किया गया है तो उसे आवेदन पत्र में निर्धारित स्व घोषणा पत्र भरना होगा। आवश्यक है कि आप आधार कार्ड से ही भरिए, फालतू के चक्कर में या इधर उधर की बातें नहीं करनी है। अपना आधार कार्ड लेकर जाना है, आधार कार्ड से ही भरना है। कोई भी आप अदर कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ आप वहां पर मत लेकर जाए, ऐसा आपके लिए अच्छा होगा, बाद में आपको पछताना ना पड़े। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर पे आ जाइए। हस्ताक्षर में क्या दिया गया है? अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अपना हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना होगा। आवेदक को एक सफेद कागज लेना है, उस पर स्याही वाले काले स्याही से, केवल काले स्याही से ही हस्ताक्षर करने हैं, नीले से नहीं करने हैं। 50 mm इंटू 20 mm आकार के बॉक्स के अंदर एक ऐसा आपको बॉक्स बना लेना है। कैसा बॉक्स बना लेना है देखिए, हम बताते हैं। इस प्रकार का एक आपको बॉक्स बनाना है, उसमें ही आपको साइन करने हैं। इसकी आपको लंबाई चौड़ाई नाप लेनी है जो इन्होंने यहाँ पर दी गई है। कहाँ पर दी गई है? ये यहाँ पर दी गई है। हस्ताक्षर रंगीन लेटर्स में होने चाहिए, ब्लॉक लेटर्स में। रनिंग लेटर्स का क्या मतलब होता है ये कुछ बच्चों को नहीं पता होता। रनिंग लेटर्स हम आपको बताते हैं। ब्लॉक लेटर्स क्या होते हैं? जैसे किसी का नाम है अमित, AMIT, ये क्या हो गए? ये ब्लॉक लेटर्स हो गए। और रनिंग लेटर्स क्या होते हैं? रनिंग लेटर्स इनको बोलते हैं। ठीक है। हस्ताक्षर की छवि JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। हस्ताक्षर का आकार 50 mm, 20 mm तथा 140 ये पिक्सल भी दी हुई है, 140 से 60 पिक्सल में होनी चाहिए। फाइल का साइज 30 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। हस्ताक्षर केवल आवेदक का ही होना चाहिए, किसी और का नहीं। बाद में मैच नहीं करेगा तो आपको परेशानी हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है? शैक्षिक एवं आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों की अपलोडिंग के माध्यम से अपलोड करना है। डिजी लॉकर के माध्यम से ही आपके जो है सारे प्रमाण पत्र अपलोड होंगे। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षिक आरक्षण संबंधी, आयु में छूट संबंधी, मूल निवास संबंधी अन्य सभी प्रमाण पत्र जो कि डिजी लॉकर पर उपलब्ध हों उन्हें डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करें। जो प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध है उनकी प्रति स्कैन कर अपलोड कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है। अब आवेदन शुल्क जमा करने से पूर्व अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। आवेदन पत्र या आवेदन शुल्क जमा किए जाने के पश्चात आवेदन पत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उसके बाद क्या है? परीक्षा के समस्त चरणों में छदम प्रतिरूपण इम्प्रेशोजेनेशन नियंत्रण हेतु अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक्स के दौरान फोटो, फिंगरप्रिंट्स, इरिस लिया जाएगा एवं आधार पर KYC की जाएगी। इसका अर्थ क्या है? आपका वहीं पर लाइव फोटो होगा। क्या होगा? लाइव फोटो लिया जाएगा, फिंगर ली जाएगी और इरिस। ये क्या होता है? ये होता है आपके आंखों का स्कैन। आंखों का स्कैन किया जाएगा। ठीक है। और उसके साथ आपको जो है आधार से लिंक किया जाएगा। आई बात समझ में? उसके बाद चलिए आपके लिए एक हेल्पलाइन नंबर इन्होंने दिया है। क्या दिया है? हेल्पलाइन नंबर है 8009110005। यदि किसी भी समस्या आपको आ रही है तो इसके निराकरण हेतु ये हेल्पलाइन नंबर दिए गए जो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक क्रियाशील रहेगा, उसके साथ बंद कर दिया जाएगा। अब इन्होंने यहाँ पर एक कंडीशन दे दी है। क्या कंडीशन दी है?
भर्ती की पात्रता आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, एनरोलमेंट के चयन के तरीके, परीक्षाओं के आयोजन व परीक्षा केंद्रों के आवंटन संबंधी सभी मामलों में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। अर्थात आप कोर्ट में कोई अपील नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी करेगा बोर्ड करेगा, बोर्ड से अलग आप नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्या दिया गया है, लिखित परीक्षा में यहाँ आपको पाठ्यक्रम आ गया। पाठ्यक्रम थोड़ा जरा ध्यान से देखेंगे किस प्रकार का पाठ्यक्रम है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, नगरीकरण, पर्यावरण, नगरीकरण, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में जानकारी, उत्तर प्रदेश, मेले, त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार, खेल, पुरस्कार, उपलब्धियां, राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैच, समसामयिक विषय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अर्थात पूरा का पूरा आपको यहाँ पर जीएस दिया गया है, जनरल स्टडीज आपको इसको कह सकते हैं। जनरल स्टडीज ये इंग्लिश में और ये आपका हिंदी में, ये आपको करना होगा। ठीक है, ये आपको जो है प्रारूप 1 दिया गया है। किसके लिए है प्रारूप 1? ये प्रारूप 1 है आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, इस प्रारूप में होना चाहिए। उसके बाद क्या किया, प्रारूप नंबर 2 ये आपका अन्य पिछड़े वर्ग के लिए है प्रारूप। उसके बाद प्रारूप 3 ये है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, ये लिखा है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्रों के लिए। उसके बाद प्रारूप नंबर 4 में क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदैव प्रस्तुत किए जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, ये ईडब्ल्यूएस के लिए। यहाँ फोटो लगेगा, जहां से निर्गत होगा आप इसको करवा सकते हैं। प्रारूप नंबर प्रपत्र संख्या 2 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्र, ये उनका घोषणा पत्र है स्वयं का। उसके बाद चलिए क्या है, अच्छा ये संकलन है, ये क्या है, इसमें कुछ एनरोलमेंट से संबंधित आपको चीजें दी गई है। क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें हमारे लिए कुछ दिया गया है कि कुछ नहीं है। तो मेरी आज की वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि इसे आपको क्या भरना है। अगर उपरोक्त संबंधित कोई भी आपकी जानकारी, आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो ये मेरा नंबर है, मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ, आप इस पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझको इस पर व्हाट्सअप कीजिए और जो भी जानकारी आपको इससे संबंधित चाहिए आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और हमारे चैनल पर जो है वीडियोस देखने के लिए, क्लासेस अभी हम मैथ की चली हुई है, रीजनिंग की हम चालू करने वाले हैं। आपके अनुसार देखते हैं, जीके की बहुत सी क्लासेस हो चुकी हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।